मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास साइंस लेसन नंबर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? बच्चों, ये लेसन कल से आपका चला हुआ था, कल शुरू किया था, तो कल एक वीडियो आपकी डाल दी गई थी लेसन नंबर 2 की, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब यहाँ हम पहुँच गए हैं इसमें विलयन की सांद्रता। ये विलयन के गुण तक ये आपको इसमें कल बता दिया गया था। आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 2 में, हेडिंग है विलयन की सांद्रता। तो इसमें बच्चों विलयन के बारे में कल आपको बता दिया था, विलयन क्या है, विलयन के गुण क्या हैं, ये सारी चीज़ें कल आपको, विलय और विलायक के बारे में, विलय की क्या परिभाषा है, विलायक की क्या है, ये सब इसके बारे में कल बता दिए गए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं विलयन की सांद्रता। जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 2.2 में हमने देखा कि समूह ए और बे जो ये बताए गए थे कि भाई उदाहरण दिया गया था, उसमें बताया गया था कि ए बे से दे 4 प्रकार के विलयन लिए गए थे। 4 प्रकार के विलयन में ये बताना था कि ये कौन से प्रकार का है, ये अलग अलग है, कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन के पृथक मात्रा में विलायक और विलय पदार्थ होते हैं। विलायक सभी विलयनों के अलग होते हैं, विलय अलग होते हैं। एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूँ, विलायक जिसमें किसी पदार्थ को घोला जाता है उसे वो विलायक कहते हैं। विलय जिस पदार्थ को घोला जाता है, जिस पदार्थ को घोला जाता है उसको विलय कहते हैं। और जो इन दोनों के विलय और विलायक के मिलने से पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम विलयन कहते हैं। इस तरीके से ये इसमें आप जो हैं बताया गया था कि विलय और विलायक से विलयन बनता है। क्रियाकलाप 2.3, 2 पृथक बीकर, अलग अलग बीकर लिए, जिसमें 50 ml जल लिया। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी, दोनों में जल है, एक में नमक डाल दिया, दूसरे में चीनी। बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लिया। जब विलय पदार्थ और अधिक न घुले 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करते हैं। विलय पदार्थ का पुनः मिलाना शुरू करते हैं। थोड़ा 5 डिग्री टेम्परेचर उसको देते हैं। एक में बेरियम क्लोराइड है, एक में चीनी है, और दोनों को ठीक ढंग से उसमें घोल करके रख दिया जाता है। इसमें जो बताया गया है बच्चों, क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक तथा बेरियम क्लोराइड की जल से घोली हुई मात्राएं बराबर हैं? तो इसमें हम देखते हैं कि किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है। ऐसा नहीं है कि जो हम विलय पदार्थ जितना भी डालेंगे वो सारा ही घुल जाएगा, किंतु जितनी उस विलयन की पावर होगी, विलयन की क्षमता होगी, उतना ही पदार्थ उसमें घुल सकता है। 2 शब्दों में ऐसे भी हम समझ सकते हैं बच्चों कि निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता तो उसको संतृप्त विलयन कहते हैं, फिर हम उसको सैचुरेटेड कहते हैं। पदार्थ विलयन की वह मात्रा, विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसी घुलनशीलता कहलाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है और उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। एक विलयन तो सैचुरेटेड होता है जिसको हम संतृप्त विलयन कह जाते हैं, एक अनसैचुरेटेड हो जाता है जिसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन में तो विलय की मात्रा घुलनी बंद हो जाती है, जबकि इसमें असंतृप्त में विलय की मात्रा घुलती रहती है। तो इस प्रकार जिसमें विलय की मात्रा घुलते घुलते कम हो जाए तो उसको तो हम संतृप्त, और जिन विलयनों में विलय की मात्रा कम हो जाती है उनको असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन को तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? फिर क्या होगा अगर हम उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं? तो ये बच्चे एक प्रैक्टिकल है एक प्रकार का कि क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। विलायक की मात्रा, द्रव्यमान तथा आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि विलय और विलायक से जो विलयन बनता है वो सैचुरेटेड कौन सा है और अनसैचुरेटेड बच्चों कौन सा है। ये इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो आपको न्यूमेरिकल टाइप हैं, या आपको बाद में फेस टू फेस समझा दिए जाएंगे।
जिससे आप विलयन के अंदर विलय की मात्रा कितनी है, विलयन के अंदर विलायक की मात्रा कितनी है, इन सभी चीज़ों की जानकारी इस जब फेस टू फेस आपको दे दी जाएगी। नेक्स्ट नंबर है इसमें निलंबन क्या है। निलंबन किसे कहते हैं, ये वर्ड कई बार आपका भी आया था कि वह निलंबन किसे कहते हैं, तो इसको भी समझना बेहद ज़रूरी है। जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 2.2 में समूह स से जो पाया जाता है, जो सी ग्रुप में जो विलयन पाए जाते थे वो विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिप्रेक्षित हो जाता है निलंबन कहलाता है। अर्थात जो ग्रुप सी के विलयन थे वो निलंबन टाइप थे। कैसे थे, वो निलंबन थे और उसको ही निलंबन कहते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समक्ष से निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म क्या हैं, अब ये तो निलंबन की होगी बच्चों डेफिनेशन। अब है प्रॉपर्टीज़, अर्थात इसके गुण क्या हैं। जैसे ये विषमांगी मिश्रण है। निलंबन जो होते हैं ये एक विषमांगी मिश्रण होते हैं। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिसमें उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर है जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम बच्चों इसको ऐसे भी समझ लेते हैं कि जब विलयन को तैयार किया जाता है और उसको छाना जाता है तो उसमें जो पदार्थ बच जाता है उसको निलंबन कहते हैं। उस पदार्थ को क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है, अर्थात विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। इस तरीके से निलंबन के कुछ गुण बताए गए हैं। नेक्स्ट नंबर है कोलाइडल विलयन क्या है। ये सब नाम जो आ रहे हैं चाहे वो निलंबन है, संतृप्त विलयन है, असंतृप्त विलयन है, कोलाइडल विलयन है, ये सब विलयन के प्रकार हैं कि विलयन हमें कितने प्रकार से प्राप्त होता है। अब ये कोलाइडल विलयन जो है समूह डी के हैं जो ग्रुप डी में हमें प्राप्त होते हैं। ए और बी में एक जैसे होते हैं, सी में निलंबन विलयन मिलता है और डी में कोलाइडल टाइप के विलयन मिलते हैं। जो कोलाइडल पदार्थ मिलता है उसको हम कोलाइडल विलयन कहते हैं। कोलाइडल के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। जैसे निलंबन जो विलयन है वो विषमांगी होता है, ऐसे कोलाइडल बच्चों समांगी मिश्रण होता है। लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है। जैसे दूध इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कोलाइडल कणों में छोटे आकार के कारण क्योंकि इनके कण छोटे होते हैं हम इसे आंखों से भी नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है, प्रकाश की किरण का फैलना एक टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और उन्होंने अपने ही नाम पर इसका इफ़ेक्ट रख दिया है। इसका नाम रख दिया टिंडल इफ़ेक्ट, टिंडल का प्रभाव। जैसे किसी कमरे में आपने देखा होगा कोई छोटा सा छिद्र अगर दीवार में है तो प्रकाश की किरण उससे गुजरती है तो उसके वहाँ पर टिंडल प्रभाव को हम आसानी से देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। इसमें उस किरण के भी रास्ते में जितना भी धूल के कण और प्रकाश के कण या कार्बन के कण आते हैं वो हमें अच्छी तरह से दिखाई देते हैं, जो कि टिंडल प्रभाव के द्वारा ही संभव होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरणें गुजरती हैं तो वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। घने जंगल के कोरे में छोटे छोटे जल के जो कण होते हैं जो कि कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं तो उनको हम टिंडल इफ़ेक्ट को, टिंडल के प्रभाव को आसानी से समझा जाता है। नेक्स्ट पेज पर आइए। और ऐसे विलयन को हम कोलाइडल विलयन कहते हैं। कोलाइड के गुणधर्म, इसके भी गुणधर्म जैसे निलंबन के गुणधर्म है तो कोलाइडल के गुणधर्मों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे बच्चों। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं, प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उनके मार्ग को
दृश्य बनाते हैं, मार्ग जो है दिखाई देना शुरू हो जाता है। जब इसको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छान विधि द्वारा विसरण में पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीकी द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। इस प्रकार हम इनको इन विधियों के द्वारा, जैसे अपकेंद्रीकरण विधि है तकनीकी, इससे इनको अलग किया जा सकता है। कोलाइडल विलयन परीक्षित अवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह का जो घटक है या परीक्षित कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परीक्षित प्रावस्था डिस्पर्सल फेज कहते हैं। यह घटक जिसमें परीक्षित प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम अर्थात डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। उसको डिस्पर्स्ड फेज और उस माध्यम को डिस्पर्सिंग मीडियम कहा जाता है। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम ठोस द्रव गैस की अवस्था और परीक्षित प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। सारणी 2.1 में हम इसे देख सकते हैं। जो सारणी आपको बच्चों ये दिखाई जा रही है इसको आप देख सकते हैं और इसको क्वेश्चन के रूप में आपको बताया जाएगा कि द्रव्य से लेकर के और ठोस तक और इसका परिक्षेपण माध्यम, परीक्षित प्रावस्था और ये उदाहरण कहाँ पर और किस प्रकार और कौन कौन से इसके उदाहरण हैं, ये सब इसमें सारणी में आपको बताया। नेक्स्ट नंबर है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, कि मिश्रण जिन पदार्थों से मिलकर मिश्रण बनता है उनको हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। हम पढ़ चुके हैं प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने में मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीक को प्रयोग में लाया जाता है, जिससे मिश्रण के अंदर पाए जाने वाले घटक अलग अलग हो जाएं। रंग वाले घटक डाई और नीले तथा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि डाई की जाती है, कहीं काले रंग की जाती है, कहीं नीले रंग की जाती है। इस प्रकार हम इनको किस किस तकनीकी के द्वारा अलग कर सकते हैं, ये इसमें आपने पढ़ा है कि मिश्रण जिन पदार्थों से मिश्रण तैयार होता है, मिश्रण बनता है, क्योंकि मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों से बनता है, उनको कैसे अलग कर दें, इस चीज़ पर जो है इस पॉइंट में आपको पढ़ाया गया। तो यहीं तक ये वीडियो बच्चों आज रहेगी। इससे आगे का जो ये हेडिंग है 23.1, ये कल आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। सभी बच्चे वीडियो देखें, समझें और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है उसको स्कूल में आकर के संपर्क करें और पूछें। धन्यवाद।